क्या आप 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में निबंध के सेक्शन 3 को लेकर परेशान हैं, जिसमें अगला खेती, आगे आगे, पछला खेती, भागे जागे, अनेर धुनेर के राम रखवार जैसे लोकोक्ति एवं मुहावरे के शाब्दिक अर्थ और भावार्थ को समझने में आप जो है परेशानी की सामना कर रहे हैं, तो अब आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं सीवीपी श्रीवास्तव सर के द्वारा निबंध का एक कोर्स, जिसमें बीपीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले सेक्शन 3 में मुहावरे एवं लोकोक्तियों से संबंधित निबंध पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। साथ ही साथ सर के द्वारा बिहार में प्रचलित प्रमुख लोकोक्ति एवं मुहावरों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसमें लोकोक्ति एवं मुहावरों के शाब्दिक अर्थ को और उसके भावार्थ को बेहतर ढंग से समझाया गया है। दोस्तों, इससे संबंधित लेक्चर को देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा डिस्कवरी एकेडमी एप्लीकेशन, और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे कोर्स में शामिल हो सकते हैं और अपने निबंध की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। सीमित समय तक दोस्तों इस कोर्स पर ऑफर भी उपलब्ध है। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें 9873703231 पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार। निबंध वाली कक्षा में हम लोगों ने पहले दिन बात की थी कि बीपीएससी में जो 3 खंडों में जो निबंध पूछा जा रहा है, उसमें पहले खंड और दूसरे खंड में किस तरह के निबंध हैं और कैसे पूछे गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी भाषा के उनकी विषय वस्तु क्या है, अंतर वस्तु क्या है। और उसी कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा खंड है निबंध का, वह बिहार में जो मुहावरे और लोकोक्तियां प्रचलित हैं उन्हीं में से किन्हीं 4 लोकोक्तियों और मुहावरों को रख दिया है कमीशन ने निबंध लिखने के लिए। उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। हम लोगों ने बात यह की है कि कुल मिलाकर आपको 3 निबंध लिखने हैं, और पहले खंड के 4 में से एक, दूसरे में भी 4 में से एक, और तीसरा जो खंड है लोकोक्तियों और मुहावरों वाला, उसमें भी जो 4 मुहावरे लोकोक्तियां दी जाएंगी, उनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अब यहाँ पर सबसे गंभीर बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि पहला दूसरा खंड तो ठीक है, उसमें जो संकल्पनाएं हैं या जो फैक्ट्स हैं वो हम निबंध के तौर पर पूछते हैं। तीसरे खंड में जो मुहावरों और लोकोक्तियों की बात कर रहा है कमीशन, उसकी समझ हमारे पास होनी चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है। ये बड़ा ही यूनिक, बड़ा ही विशिष्ट तरह का एक परंपरा आरंभ की गई है, कमीशन ने की है, और जिसमें ट्रांसलिटरेशन कर दिया है उसका। हमने उस लोकोक्ति या मुहावरे का अंग्रेजी अनुवाद नहीं करके हमने उसी लोकोक्ति को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा है, और यह जानने की कोशिश की है कमीशन ने कि जो अभ्यर्थी है, जो लिख रहा है निबंध, वह वाकई बिहार की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि से उसका संबंध है या नहीं, क्या उसको बिहार की सामाजिक सांस्कृतिक उसके परिवेश की जानकारी उस तक है या नहीं, उसमें वह कितना रमा हुआ है, कितना उसका संबंध उसके साथ गहरा है, इसकी जानकारी लेने वाला एक प्रयास है। यह बहुत सराहनीय प्रयास। लेकिन अगर हमें लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो निश्चित रूप से हम उस तरह का निबंध लिख नहीं सकते। अब क्या है कि जब हम मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि मुहावरा कहते किसको हैं, लोकोक्तियां किसको कहते हैं। इडियम्स एंड सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स, जैसे एक प्रोवर्ब है जिसको हम कहते हैं लोकोक्ति, और एक है इडियम्स या सेइंग्स है जिसको हम कहते हैं मुहावरा। तो मुहावरा और लोकोक्तियों का अर्थ समझ में आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जो भी मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है उसका शाब्दिक अर्थ समझ में आना चाहिए। 2 तरह के अर्थ होंगे, एक तो शाब्दिक होगा और एक उसका भावार्थ होगा। तो शाब्दिक अर्थ क्या है और भावार्थ क्या है, दोनों की समझ हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपने विचार या अपने तर्कों के माध्यम से हम उन पर निबंध लिख पाएंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग पहले बात यह करेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों से का अर्थ क्या है और कैसे दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। तो खंड 3 में लोकोक्तियों पर आधारित निबंध। अब इसमें हमें समझना है कि इडियम्स है,
idioms and proverbs या sayings and proverbs। तो हमें समझना यह है पहले मुहावरा होता क्या है, राइट। इसको हम लोग कहते हैं वाक्यांश है, यह पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पूरा वाक्य नहीं है। जैसे मान लिया यह कहा जाए अंगूठा दिखाना, तो एक ऐसा वाक्यांश है जो अपने आप में एक अर्थ रखता है और जिसको यदि हम किसी वाक्य में प्रयोग में लाएं तो उस वाक्य को एक नए तरह का अर्थ प्रदान करता है। अंगूठा दिखाना है अक्ल पर पत्थर पड़ना, कान का कच्चा होना। इस तरह के जितने भी ऐसे वाक्यांश हैं ये स्वयं तो अपना एक अर्थ रखते ही हैं, लेकिन जैसे इनको हम वाक्य में प्रयोग में लाते हैं उस वाक्य का अर्थ निकल जाता है। जैसे मान लिया यह कहा कि अंगूठा दिखाना है या अक्ल पर पत्थर पड़ना है, तो कहा जाएगा कि इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। पत्थर पड़ गया, इसका मतलब कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है कि हमने इनकार कर दिया, हमने धोखा दे दिया, हमने इनकार कर दिया है किसी काम को करने से। मैंने वह काम करने के लिए कहा था लेकिन उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो वाक्यांश है उस वाक्यांश का अपना तो अर्थ होगा ही होगा, लेकिन जैसे हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे वह निश्चित रूप से उस पूरे वाक्य के अर्थ को बदलता है। तो लिखा जाएगा कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ के बदले विशिष्ट अर्थ का बोध कराता हो उसको हम मुहावरा कहते हैं। ऐसा कोई भी वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के बदले विशिष्ट अर्थ का बोध कराता हो और जो वाक्य को नए तरह का अर्थ देता हो उसको हम मुहावरा कहते हैं। अब रही बात लोकोक्ति की, तो लोक और उक्ति दो बातें हैं इसमें। इसका मतलब है कि लोगों में जो प्रचलित कहावतें हैं, लोगों में जो प्रचलित विचार है या कोई एक कथन है वह लोकोक्ति है। अब लोगों में प्रचलित होने का मतलब क्या है कि हम किसी एक क्षेत्र के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में जो कहावतें जो बड़े बुजुर्गों ने कह रखी हैं अपने अनुभव से, उनको ध्यान में रखकर जो बात कही जा रही है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, यह एक लोकोक्ति है, बड़ा चर्चित। या भोज घड़ी कोहड़ा, इस तरह के जो सामान्य से भाषा में, सामान्य शब्दावली में, स्थानिक शब्दावली में स्थानिकता का बोध कराने वाले वाक्य और शब्दों का प्रयोग करके जो हम कहावतें कहते हैं या जो प्रचलित हैं उनको हम लोकोक्ति कहते हैं। तो लोगों में प्रचलित उक्ति है और अनुभव सिद्ध है या अनुभव जनित है। इसके बाद क्या है, इसमें स्थानिक है और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों से जुड़ा है या नैतिकता से जुड़ा है। तो जैसे हमारी सामाजिक परिवेश हमारा बदला, जैसे हमारी सांस्कृतिक विरासत बदली, जैसे उसमें नैतिक भावनाएं ऐड हुई, जैसे नैतिकता का प्रभाव पड़ा, वो सब उसमें शामिल हो जाता है और उसके आधार पर उसकी स्थानिकता तय होती है। यह वास्तविक अर्थों में लोकोक्ति होती है। सामान्य भाषा में, स्थानीय बोलचाल की भाषा में कहने के कारण इसका जो प्रभाव है वह पूरे समाज पर बहुत व्यापक रूप से हमें दिखाई देता है उस पर, राइट। अब क्या है कि अगर हमसे कोई यह प्रश्न पूछे कि ऐसे मुहावरों और लोकोक्तियों पर निबंध पूछने का क्या मतलब, शासन व्यवस्था में जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है प्रशासक के तौर पर, उसको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की गहन समझ होनी चाहिए, तभी वह लोगों की मनोवृत्तियों को
समाज में प्रचलित विश्वासों को, मान्यताओं को समझ पाएगा और तभी सरकार जो नीतियां बनाती है उन नीतियों का क्रियान्वयन कर पाएगा। यह तभी संभव होगा। अब ऐसी स्थिति में यदि हम क्षेत्र की स्थानीय भाषा में कोई बात करते हैं तो वह उसकी समझ बहुत गहरी होगी। अगर उसकी ऐसी भाषा की समझ है, ऐसी कहावतों की समझ अगर है किसी व्यक्ति को, तो उसको उस क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक जो प्रचलित मानक, विश्वास, मान्यताएं हैं उनकी गहरी और गहन समझ होगी और तभी वह वहां रहने वाले लोगों की मानसिकता को, वहां मनोवृत्तियों को सब समझ सकता है और तभी नीतियों को लागू कर सकता है। यह उसके पीछे का उद्देश्य है कि हम कैसे हम उसको प्रचलन में लाएंगे और कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, कैसे नीतियों को लागू कर सकते हैं। यह उद्देश्य है मुहावरों और लोकोक्तियों पर निबंध पूछने का। अब क्या है कि निबंध हम लोग जानते हैं, पहले भी मैंने चर्चा की है कि निबंध में आपका जो तर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्गुमेंट वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारा विचार है, हमारा तर्क है उस विषय पर, उस टॉपिक पर, तभी अंक आते हैं उसमें। अब मान लिया कि यह कहा गया कि अधजल गगरी छलकत जाए, या मैं आपको बताता हूं कि 68वीं और 69वीं जो बीपीएससी परीक्षा हुई उसमें किस तरह के निबंध पूछे गए लोकोक्तियों पर। तो कोई भी एक लोकोक्ति ले लें कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी का मतलब होता है गागर है जो बर्तन है उसमें हमने आधा जल भरा है और अगर हम उसको कंधे पर उठाकर ले जाएं तो वह छलकता है और जल के बाहर गिर जाने का खतरा होता है। तो मान लिया अगर यह है, इसका अर्थ यह हो रहा है, अगर हम इसका भावार्थ देखें कि जिसके पास ज्ञान कम होता है वह सदैव यह दिखावा करता है कि मेरे पास ज्ञान की अधिकता है। तो मान लिया यह लोकोक्ति अगर हमारे पास आई तो हमें यह समझने की जरूरत है कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, गगरी का क्या मतलब, अधजल का क्या मतलब, छलकत का क्या मतलब। चूंकि स्थानिक भाषा है, स्थानीय शब्द है वह, इसलिए उसकी समझ का होना अनिवार्य होता है। और जब हम शाब्दिक अर्थ जान लेंगे उसका, तब हम उसके भावार्थ पर अगर आएंगे, उस भावार्थ के आधार पर जब हम निबंध लिखेंगे तभी उसमें तर्क आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरीके से लोकोक्तियों को समझने की जरूरत है। पहला चरण होगा कि हमने उसका शाब्दिक अर्थ समझ लिया। शाब्दिक अर्थ समझ लिया तो हम उसका भावार्थ तक हम पहुंच पाएंगे और जब जैसे हम भावार्थ पर आएंगे वैसे हम अपने विचार, अपने तर्कों के सहारे हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो लोकोक्ति कही गई है वह आज के समय में कितनी प्रासंगिक है। हो सकता है कहीं तो प्राचीन काल में गई होगी और प्राचीन काल से वह प्रचलन में होगी, लेकिन क्या वह लोकोक्ति आज भी प्रासंगिक है? जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब कि इसका कोई समय, स्थान, परिस्थिति नहीं है। यह एक सामान्य सा अनुभव हो रहा है कि जिस व्यक्ति का ज्ञान कम होता है या विस्तृत नहीं होता वह सदैव यह दिखावा करता है कि उसके पास ज्ञान बहुत अधिक है। तो यह पहले भी ऐसा होता होगा, आज भी ऐसा होता है। तो यह हमें तभी समझ में आएगा जब हम उसके शाब्दिक अर्थ को पहले समझें और उस शाब्दिक अर्थ के बाद हम उसके भावार्थ को समझें और भावार्थ को समझकर तब हम यह देखें कि हम उस पर अपना तर्क, अपने विचार कैसे रख सकते हैं। अब मान लें कि अगर हम कुछ इसके उदाहरण देखें तो जो 68वीं में पूछा गया है उसमें अगर हम एक एक करके देखें क्या किस तरह का निबंध है। इसमें लिखा है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर क्षय, विज्ञान के बिना धर्म आनर। दो शब्द है यहां, तो समझ में आ रहा है धर्म क्या है, विज्ञान क्या है, नांगर का क्या मतलब और आन्हर का क्या मतलब। इसको कहते हैं ब्लाइंड और इसको कहते हैं लेम, लंगड़ा, और यह हो गया अंधा। इसका मतलब है कि शाब्दिक अर्थ इसका क्या हो रहा है कि धर्म अगर विज्ञान के बिना धर्म का प्रयोग करेंगे तो वह धर्म चल नहीं सकता। लंगड़ा है वह, इट इज लेम, वह चल नहीं सकता। इसका मतलब कि उसका विकास नहीं हो सकता। चल नहीं सकता कहने का मतलब कि उसका विकास नहीं हो सकता, विकास से पीछे हट जाएगा। और अगर विज्ञान के बिना धर्म आंधर है,
धर्म के बिना विज्ञान, विज्ञान अगर बिना धर्म नैतिकता, बिना धार्मिक प्रवृत्ति, बिना नैतिक मानकों के काम करेगा तो विज्ञान हमें क्षति पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी तकनीक विकसित हो जाए, अगर वो तकनीक विकसित हो गई, जैसे मान लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की तकनीक की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक विकास उच्च स्तरीय है, लेकिन अगर उसका नैतिक पक्ष कमजोर हो गया और उसको हमने धर्म और संस्कृति के एस्पेक्ट पर नहीं देखा तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्नोग्राफी भी अश्लीलता का प्रचार भी करा सकती है। तो धर्म के बिना अगर विज्ञान पर काम करेंगे तो वह विकसित नहीं होगा, वह लाभकारी नहीं होगा, समाज के लिए उपयोगी नहीं होगा, अर्थात समाज में वह प्रचलन में नहीं रहेगा, चल नहीं पाएगा। इसलिए उसको कहा गया कि वह लंगड़ा है। और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि विज्ञान के बिना धर्म आंधर्थ है, अंधा है वह। इसका मतलब कि धर्म हमारे समर्पण की भावना पर निर्भर करता है। धर्म में तार्किकता कम होती है क्योंकि वह आस्था का प्रतीक है और वह समर्पण की भावना पर केंद्रित होता है, डिवोशन। तो अगर हमने डिवोशन कर दिया है, डिवोशन शो किया है, समर्पण दिखलाया है और हम तर्कों पर कम काम कर रहे हैं तो हमें यह समझ में नहीं आएगा कि वह सही है या गलत। तो हम देख नहीं पाएंगे कि कौन सी बात सही, कौन सी गलत। हम धार्मिक रूप से उन्मादी हो जा सकते हैं अगर धर्म का विवेकीकरण नहीं होगा तब। और यह विवेकीकरण होगा कैसे? कि यह विज्ञान ही विवेकीकरण का मूल आधार है। चूंकि विज्ञान तर्कों पर आधारित है, इसलिए बिना विज्ञान के अगर धर्म का काम करना चाहेंगे तो वह सही और गलत में, नैतिक और अनैतिक में अंतर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम कोई भी काम करें अगर उसका विवेकीकरण नहीं होता तो हम धर्म को अंधा बना देंगे और हम अंधकार युग में चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि विज्ञान को खुली छूट दे दी है, अगर उसको निरपेक्ष बना दिया है और बिना नैतिक मानकों के से बांधे हुए हमने विज्ञान पर कार्य किया है तो वह वैज्ञानिक विकास हमारे समाज के लिए अलाभकारी हो जाएगा या विद्वेषपूर्ण हो जाएगा या क्षतिग्रस्त करेगा हमारे समाज को। यह दो शब्दों के उपयोग से यह बात समझ में आ रही है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर है, अर्थात धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, चल नहीं सकता मतलब विकसित नहीं हो सकता, लाभकारी नहीं हो सकता। और विज्ञान के बिना धर्म आनर्च है, इसका मतलब कि अंधा है, अर्थात नैतिक अनैतिक, सही गलत, उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाएगा वह। और ऐसी स्थिति में वह हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगा और हमें अंधकार युग की तरफ ले जाएगा। इसी तरीके से हम अलग अलग जब टॉपिक्स पर बात करेंगे तो जैसे यहां लिखा है, पानी में मछरिया, नौ कुटिया बकरा, अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे, मूस मोटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। इस तरह के जितने भी ऐसे टॉपिक हमारे सामने हैं, अब अगर 69वीं में देखें, यहां लिखा है, बिन समाज की बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। धोबिया का कुकुर न घर के न घाट के, आगू नाथ न पाछू पगहा, बिना छान के कूदे गधा, अनेर धुनेर के राम रखवार। जितने भी ऐसे शब्द हैं, जितने भी ऐसे, जैसे अनेर का क्या मतलब, धुनेर का मतलब, रखवार का क्या मतलब, नाथ का क्या मतलब, पाछू पगहा का क्या मतलब, छान का क्या मतलब, कूदने का क्या मतलब, जितने भी ऐसे शब्द हैं उनका शाब्दिक अर्थ समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना शाब्दिक अर्थ समझे हम भावार्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपको समझना यह है कि निबंध अच्छा या खराब कैसे होगा। अगर शाब्दिक अर्थ समझकर निबंध लिख दिया तो वह मार्क्स नहीं देगा, अंक नहीं देगा। तो आपका उद्देश्य है या उसका उद्देश्य क्या है कि आप शाब्दिक अर्थ समझिए ताकि आप वहां की स्थानीय बोली को समझ सके और उसका भावार्थ समझकर आप एक प्रशासक की भांति अपना निबंध लिखें, अपना तर्क रखें उसमें, तब अंक आएगा उस पर। तो देखने से अगर हमें शाब्दिक अर्थ समझ में आता है तो ऐसा नहीं कि निबंध लिखना बहुत सरल कार्य है। यह इसमें 2 चरणों में लिखना है। पहला खंड और दूसरा खंड तो तुलनात्मक रूप से सरल है क्योंकि उसमें एक ही अर्थ सामने निकल रहा है। यहां पर पहले आपको शाब्दिक अर्थ समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद
भावार्थ समझना पड़ेगा। और भावार्थ के बाद उसके अनुरूप हमें तर्क और विचार रखने पड़ेंगे कि अगर धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, घाट का क्या मतलब, घर का समझ में आ रहा है, कुत्ता, और धोबी का कुत्ता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ तो समझ लिया। अब ऐसा कहने के पीछे क्या वजह रही होगी, यह उसका भावार्थ है जो अनुभव जनित होगा। तो हम भावार्थ को समझकर तब हम अपने तर्क और विचार रखेंगे, तभी उस पर अंक हमारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तभी अंक बेहतर हो सकता है हमारा। इस रूप में हम इस खंड में निबंध लिख सकते हैं। और अगली कक्षा से हम लोग करेंगे क्या कि हम जो निबंध आ चुका वो तो ठीक है, इस पर भी मैं बात कर दूंगा आपके लिए, और जो नए भविष्य में जो पूछे जा सकते हैं ऐसी लोकोक्तियां मुहावरों का चुनाव करके, और उस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर बात करेंगे, और उसको निबंध के रूप में कैसे समझेंगे, शाब्दिक अर्थ उसका क्या होगा वो मैं बता दूंगा आपको, उसका भावार्थ क्या है, और उसके हिसाब से तर्क कैसे होगा उसमें हमारा, उसकी प्रासंगिकता आज के समय में कितनी है, ऐसी बहुत सारी बातें हमें निबंध में लिखनी पड़ेंगी, तभी जाकर यह होगा और तभी जाकर हम अच्छे अंक की उम्मीद कर सकते हैं। तो अगली कक्षा से फिर हम लोग एक एक करके इस टॉपिक को पिकअप करेंगे और उसके हिसाब से फिर निबंध लेखन का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।